नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। 3 दिन दिल्ली में रहने के बाद देहरादून लौट रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, अभी तक तो वही हैं, तीरथ सिंह रावत। उन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। राज्यपाल से समय मांगने से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज तीरथ सिंह रावत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से एक बार फिर मुलाकात की। बीते 3 दिनों में दोनों की यह दूसरी मुलाकात हुई। दरअसल तीरथ रावत अभी सांसद हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के 6 महीने के अंदर यानी कि 10 सितंबर तक उनको विधायक बनना जरूरी है। लेकिन अब ये जो कोरोना काल है, इसमें जब चुनाव ही नहीं होगा तो विधायक कैसे बनेंगे? तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बनती दिख रही थी। हालांकि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग इसका फैसला ले लेता। दूसरी बड़ी बात यह थी कि जिस अंतरकलह और मतभेद की वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा करके तीरथ जी को लाया गया था, वो मतभेद नहीं मिटे और तीरथ सिंह रावत के कुछ कमेंट्स इस तरीके से आने लगे, या पिछले 4 महीने में जो उनकी कार्यशैली थी वो ऐसी हो गई कि उसमें कुछ बात जमी नहीं और बात गड़बड़ी होती गई। ऐसे में ये स्वर उठने लगे कि भाई विधायक अगर एमएलए यानी कि विधायकों में से अगर आप चीफ मिनिस्टर कोई विधायकों में से ही चुन लें तो ज्यादा सही होगा। इस सब के चलते 3 दिन की कश्मकश के बाद अब यह जानकारी मिली है कि वो देहरादून पहुंचते ही, गवर्नर से मिलते ही अपना त्याग पत्र सौंपेंगे और उसके बाद कल जो विधायक दल है भारतीय जनता पार्टी का वो मिलेगा। इसके पर्यवेक्षक होंगे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। वो देहरादून जाएंगे और उनकी देखरेख में विधायक दल का नेता चुना जाएगा, यानी कि अगला मुख्यमंत्री हो सकता है विधायकों में से ही कोई एक हो। नाम की अटकलें तेज हो गई हैं। उसमें धन सिंह रावत भी हैं, हरक सिंह रावत भी हैं, उसमें सतपाल महाराज का भी नाम है और भी तमाम नाम है। हर आदमी उम्मीद टिकाए हुए। तो बड़ा सवाल यह है कि ऐसी क्या स्थिति हो गई। और मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का, विनोद अग्निहोत्री, सलाहकार संपादक अमर उजाला और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अग्निहोत्री जी पहले आपके पास आना चाहता हूं। ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि पहले आपने एक रावत हटाया, फिर आपने 4 महीने बाद दूसरा रावत हटाया, अब संभवतः आप तीसरा रावत लाएंगे? इससे भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर किस किस्म के सवाल उठेंगे कि आप फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं और टिक नहीं पा रहे अपने फैसले से? तीरथ सिंह रावत को हटाने का तो संवैधानिक संकट जिसका आप जिक्र कर चुके हैं वो तो एक व्यवस्था है नेतृत्व की, उसका एक राजनीतिक संकट भी है। क्योंकि जिस तरह से कुंभ के बाद और कोविड की दूसरी लहर के बाद जो एक नकारात्मक माहौल बना है उत्तराखंड में सरकार के प्रति, उसको भी संभालने में तीरथ सिंह रावत जो है वो सफल नहीं हो सके। और नतीजा ये है कि अगर कोई उपचुनाव होता, वैसे तो उपचुनाव की स्थिति भी अब नहीं है संवैधानिक रूप से, क्योंकि 6 महीने का कार्यकाल अगर बाकी है विधानसभा का तो एक व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट की का फैसला भी है कि फिर उपचुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई उपचुनाव होता भी, जैसे कल आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि वो सीएम के खिलाफ उतारेंगे, तो सीएम का जीतना भी बड़ा मुश्किल हो जाता और उस स्थिति से भाजपा जो है बचना चाहती है। तो इसलिए जो है तीसरे रावत जो है, पहले हरीश रावत तो कांग्रेस के थे, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के आए, फिर तीरथ सिंह रावत आए, तो तीसरे रावत जो है उत्तराखंड से उनकी विदाई हो रही है। अब चौथे रावत की बात चल रही है, क्योंकि हरक सिंह भी रावत है, धन सिंह भी रावत है और सतपाल महाराज भी रावत हैं। तो 3 बड़े दावेदार हैं वो रावत हैं। अब ये कुछ जातीय समीकरण भी उत्तराखंड का ऐसा है कि चूंकि रावतों का वहां प्रभुत्व है, राजनीतिक वर्चस्व है, तो वो चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, इस समय दबदबा उन्हीं का है और इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी चलती हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का ये संयोग रहा, क्या कहें, कि जब से उत्तराखंड में भाजपा का कोई मुख्यमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया है। ये कांग्रेस में तो नरेंद्र तिवारी ने 5 साल पूरे किए, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया है। ये एक राजनीतिक त्रासदी भाजपा के साथ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो लगभग गाड़ी खींच लाए थे और 4.25 साढ़े 4 साल लगभग हो गए थे और उनको भी हटना पड़ा, वो भी 5 साल पूरा नहीं कर पाए। तो ये भी एक प्रश्न है। और पिछले चुनाव में 2012 का जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसको किसी पे भरोसा नहीं होता, उसको पास कोई काबिल मुख्यमंत्री नहीं है जो 5 साल पूरा कर सके। और इस बार फिर ये मुद्दा भाजपा ने जो है एक तरह से विपक्ष के हाथों में सौंप दिया है।
जी, अब देखना ये होगा कि चुनाव में इसका क्या असर होगा। जाहिर सी बात है, ये सारी गणित, सारी मैथ जो है इंसान इसलिए लगाता है कि किसी तरीके से चुनाव जीत जाए, लेकिन इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा वो देखना होगा। हेमंत अत्री जी, सबसे पहले तो आपसे ये जान लें कि आपने क्या जानकारी जुटाई है। नहीं, मैं तो संकेत भाई शाम को 4:15 बजे के शो में जब आपने कहा, फाइट आई थी उनकी, तो आपने कहा कि साहब उनका कोई कंप्रोमाइज फॉर्मूला निकल गया। हाँ, तो मैंने आपको दावे के साथ कहा वैसे ही रहा था उस समय, लग जो जिस किस्म की जबान थी, ऐसा लग रहा था कि हमने इसकी बात की, उसकी बात की, बड़ा कंटिन्यूटी में कार्यक्रम लग रहा था। ये किसको मालूम था कि ये तो गड़बड़ हो गई। संकेत भाई, भाजपाइयों की जो भाषा है ना, आरएसएस और भाजपा की जो भाषा है, उसको बिटवीन दी लाइंस पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है हम सब लोगों के लिए। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। क्या कहते हैं? उन्होंने देखिए क्या कहा कि चुनाव कैसे लड़ना है। तो चुनाव लड़ना था ना, उनके बिना लड़ना था, हम नहीं समझ पाए। मैंने कहा कि साहब कोई डिस्प्यूट था ही नहीं। डिस्प्यूट क्या था? सिंपल सी एक बात है, बीजेपी हाईकमान को उनके अंदर भरोसा नहीं था कि ही कैन डिलीवर। और आप देखिए बीजेपी ने कितना बड़ा चांस लिया है आज, कितना बड़ा जुआ खेला है कि आप देखिए 7 महीने चुनाव में है अभी, और 7 महीने के अंदर 3 चीफ मिनिस्टर बदल देना कोई छोटी बात नहीं है। 2 चीफ मिनिस्टर बदल दिए, तीसरा ले आएंगे, और वो भी धर्म सिंह रावत ही होंगे, जो मैंने आपको बताया था, डीएस रावत ही होंगे। कारण क्या है? कारण केवल साधारण है कि जिसमें जो विनोद जी ने जो बात कही, मैं थोड़ा सा उनसे यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मत भिन्नता है। उड़ीसा का केस है, जब अपांग के केस में सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, इसमें इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है कि 1 साल से कम हो तो वो चुनाव करा सकते या नहीं। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, और इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संकट क्रिएट नहीं करता, वो सॉर्ट आउट करता है। मान लीजिए अगर भाजपा सरकार, चीफ मिनिस्टर को चुनाव होकर आना है, इलेक्ट होकर आना है, इलेक्शन कमीशन कभी मना नहीं कर सकता कि हम चुनाव नहीं कराएंगे। सही बात, क्योंकि वो ये सब बहानेबाजी। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए तो उसके बाद कोई समाधान निकालना इलेक्शन कमीशन का काम है। जैसे ये जो स्थिति उत्पन्न होती, इसी की जिम्मेदारी होती। मैंने आपको एग्जैक्ट कोट एंड कोट उस टाइम कहा था कि ये सिर्फ बहानेबाजी होगी, कि तकनीकी कारण है। मैंने तो कोट एंड कोट कहा था। और आपके शो में आने से पहले आई स्पोक टू वन ऑफ द वेरी सीनियर लीडर इन बीजेपी। उसने कहा कि थोड़ी देर की फॉर्मेलिटी बची है, मैंने भी आपको यही कहा। तो बेसिकली क्या है, बीजेपी ने आज बहुत बड़ा जुआ खेला है, बहुत बड़ा जुआ खेला है कि एक विधानसभा में अभी तो उपचुनाव डिक्लेयर होना था, क्या होगा नहीं होगा सवाल ही नहीं था, लेकिन उसके लिए अपनी पूरी साख दांव पे लगा दी। और इसके आगे और समझिए आप, इस देश के अंदर अभी बाई इलेक्शन बहुत सारे ड्यू है। 3 लोकसभा के बाई इलेक्शन ड्यू है, वो कभी तो होंगे ना, ड्यू है भाई, कभी तो होंगे ना। ममता बनर्जी को भी आप उसमें लिम्बो में तो नहीं डाल सकते। तो ये सिर्फ एक आईवाश है, ऐसा हो नहीं सकता। कारण सिंपल एक है, बीजेपी कन्विंस्ड थी कि इनके साथ नहीं चला जाएगा, एक बात। और दूसरी बात, जो धर्म सिंह रावत का जो खेमा है, पिछले चुनाव में, पिछली बार भी जब इनको बनाया गया टीएस रावत 2, दैट्स व्हाट आई कॉल हिम, उस टाइम भी उन्होंने दावा किया था कि मेरे पास 40 से ज्यादा विधायक हैं। और उसका फॉल आउट देखिए क्या हुआ, उनको स्टेट मिनिस्टर से कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं बनाया गया। और अब मजा कल आएगा जब उनको चीफ मिनिस्टर आप वो करेंगे। तो बीजेपी के अंदर जो ये पैराशूट से उतारने की नई प्रवृत्ति आई है कि जो भी नाम आएगा दिल्ली से आएगा, पर्ची से आएगा, ये कांग्रेसीकरण की तरफ जा रहे हैं ये लोग। और इसका परिणाम क्या होगा वो भी आपकी सबकी समझ में आ जाएगा। मतलब 6 महीने में इलेक्शन गोइंग स्टेट के अंदर आप 2-2 चीफ मिनिस्टर बदल देंगे, अपने आप में मेरे लिए पहेली है ये। बाकी उनकी रणनीति हो सकती है। अग्निहोत्री जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो केंद्रीय नेतृत्व है, एक बार फिर से बड़ा सवाल वही उठता है, उनकी साख पर क्या सवाल बनेगा कि आप कोई फैसला कन्विक्शन के साथ लेकर के और उस पर टिक नहीं पाए। ये जो बार बार जब आप चेंज करते हैं तो इससे क्या चीज सामने आती है? इससे यही होती है कि आप अपने फैसले के पीछे खड़े नहीं रह पाए। जैसे आपने किसी पे भरोसा जताया और उसके बाद आप टिक करके उसके पीछे खड़े नहीं रहे, आपको ये जरूरत महसूस हुई कि बदला जाए कुछ। देखिए, निश्चित रूप से सबसे बड़ा इस पर प्रश्न जो है केंद्रीय नेतृत्व के फैसले पर लगेगा। जब आपने तीरथ सिंह रावत को बनाया त्रिवेंद्र सिंह रावत के विकल्प के रूप में, उस वक्त तीरथ सिंह रावत की पूरी पृष्ठभूमि को आपने देखा क्या, उनका क्या परफॉर्मेंस था,
एज ए लोकसभा सदस्य उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, वो मंत्री भी रहे हैं पहले, उनका क्या परफॉर्मेंस था, उनका एज विधायक के तौर पर क्या परफॉर्मेंस था, वो कितना डिलीवर कर पाएंगे, ये सब चीजें होनी चाहिए थी, ये होमवर्क होना चाहिए था। इसके अलावा जिस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की हम लोग बात कर रहे हैं उसका भी होमवर्क होना चाहिए था कि अगर हम किसी लोकसभा सदस्य को बना के भेज रहे हैं तो क्या वो 6 महीने के अंदर चुन करके आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये सारी चीजें सोचनी चाहिए थी। आप पूरे बैटरी ऑफ लॉयर्स है आपके पास, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल आपके पास तंत्र है। लेकिन जो अभी हेमंत कह रहे थे, मैं उस बात से मानता हूं कि एकदम पैराट्रूपिंग करके अचानक धन सिंह रावत का नाम सबसे ज्यादा चला था, बल्कि हम लोगों को नहीं, लेकिन अग्निहोत्री जी देखिए परिस्थितियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती हैं। अब पैराशूट से तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी गिरे, किसको मालूम था कि वो होंगे। पैराशूट से तो योगी आदित्यनाथ भी गिरे, लेकिन वो टिक गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा के ही थे, और हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, ये सही बात है, वो डार्क हॉर्स थे, कोई उनके बारे में नहीं जानता था। हाँ। वो चला ले गए। लेकिन उत्तराखंड में आपने पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को भेजा, वो एक एमपी थे, फिर आपने तीरथ सिंह रावत को भेज दिया, वो भी एमपी थे। यानी जो विधायक, जो 50 से ज्यादा विधायक जीत करके आए थे, उनमें से कोई इस योग स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है इसमें? स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है भाई? ये तो मकसद नहीं हो सकता कि भाई टीवी में अटकलें लगाते रहो, हम अपना कोई और ही कोई ले आएंगे हर बार। तो ये मुझे नहीं लगता इतनी स्ट्रेटजी इसकी। देखिए, प्रकट स्ट्रेटजी तो ये होती है कि विधायकों की खेमेबंदी ना हो, हम दिल्ली से एक न्यूट्रल आदमी भेज रहे हैं। लेकिन असली स्ट्रेटजी तो ये होती है जो दिल्ली से भेजेंगे हमारे पूरी तरह कमांड में रहेगा। तो ये यही कांग्रेस में प्रवृत्ति थी और यही प्रवृत्ति बीजेपी में आ गई। तो ये निश्चित रूप से जो स्थानीय नेता हैं उनके लिए तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। और हाँ, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, एक सेकंड अत्री जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। देखिए, त्रिवेंद्र जी को हटाया ये बोल के कि ब्यूरोक्रेट्स की सुनते हैं, एमएलएस की नहीं सुनते, हार जाएंगे बदलो, तो लीजिए साहब बदल दिया। अब तीरथ सिंह रावत के खिलाफ ये आरोप हैं कि ये संभाल नहीं पाए, ये कैंपबाजी जो है वो खत्म नहीं हुई, तो इनको बदलो, तो लीजिए साहब बदल दिया। अब इस बात की क्या गारंटी है कि अब जो आप ले आएंगे उसमें गुटबाजी नहीं होगी, और वो भी चुनाव से इतने पहले? नहीं, इसमें तो संकेत जी एक बहुत साधारण सी बात है। इस पूरी घटनाक्रम जो ये आज का घटनाक्रम है ना, इसको थोड़े से वृहद मायनों में देखिए, आप इसको थोड़ा खोल के देखिए। मुख्यमंत्री एक प्रदेश का नेतृत्व करता है, एक पार्टी का, उसकी पूरी आइडियोलॉजी का, उसकी हर चीज का, और उसको किसी कर्मचारी या किसी आईएएस अधिकारी की तरह बदल देना या हटा देना, ये कहीं ना कहीं एक मानसिकता की तरफ इशारा करता है। और वो मानसिकता क्या है कि जो हम करें वही ठीक और बाकी सब कुछ ऐसे ही। जो पार्टी 7 महीने के बाद चुनाव है, जनवरी के एंड में या फरवरी के फर्स्ट वीक में, यूपी के फर्स्ट राउंड के साथ उत्तराखंड का चुनाव आमतौर पे हो, जो पार्टी चुनाव से 7 महीने पहले एक बाई इलेक्शन की जीत एंश्योर नहीं कर सकती, इसका तो यही मतलब जाएगा ना। जब आपने उनको बनाया वो एमपी थे, जब आपने उनको बनाया आपको यह भी पता था कि बाई इलेक्शन होना होगा, उसकी सीट भी पता थी, एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि अगर पार्टी चाहती तो अपने मौजूदा सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बाई इलेक्शन तो जितवा ही सकती थी ना। नहीं, ये तो जाहिर सी बात है, ये बाई इलेक्शन और कोरोना और ये सब ये तो कारण नहीं हो सकते। नहीं, लेकिन पार्टी, मैं वही तो कह रहा हूं आपको, दिन के बाद शो में आपको यही बात कह रहा था कि दीज आर लेम एक्सक्यूजेस। हकीकत ये है कि पूरी सिचुएशन को कैलकुलेट करने में और सिचुएशन को एड्रेस करने में बहुत ही आत्मघाती चूक हुई है बीजेपी के पार्ट पे। और उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है, उनकी जो एरोगेंस है, उनकी जो स्मगनेस है कि जो कुछ करें हम ही करें और वो ठीक ही करें। चलिए आज एक काम करते हैं, आज इस कार्यक्रम के खत्म होने से पहले मैं अत्रे जी और अग्निहोत्री जी दोनों से आप अपना पत्रकारिता का जो थिंकिंग कैप है वो पहनिए और एक भविष्यवाणी करने की चेष्टा करिए कि इसका परिणाम पर क्या नतीजा होगा, जो रिजल्ट आएगा उस पर क्या। बीजेपी ये जो लगातार बदले चले जा रहे हैं, घर के बदलते जा रहे हैं, उससे फायदा होगा या नुकसान होगा, चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? अत्री जी पहले आपसे शुरू करते हैं। पहले विनोद जी सीनियर हैं, जरा उनकी बात अच्छा, विनोद जी सीनियर, विनोद जी आपकी बात। देखिए संकेत जी, इतिहास में अतीत में भी ऐसे उदाहरण बहुत रहे हैं। चुनाव से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री बदलने से पार्टी को नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। दिल्ली का उदाहरण हमारे सामने है, जब साहब सिंह वर्मा को हटा करके और सुषमा स्वराज को बनाया गया था। इसके अलावा इसी उत्तराखंड में भी इस तरह के उदाहरण अगर अतीत में जाए तो आपको मिलेंगे, जब 3 मुख्यमंत्री बदले उत्तराखंड में, बीसी खंडूरी। तो मेरे हिसाब से इसका कोई फायदा बीजेपी को मिलने की उम्मीद मुझे नहीं लगती है। इसका नुकसान होगा। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा भी मिल गया है इसके जरिए। पर यह भी तो देखना होगा कि कांग्रेस इतनी मजबूत है या नहीं कि इसका फायदा उठा सके।
ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है। और बसपा का एक थोड़ा सा रोल रहता है उत्तराखंड में, मैंने अक्सर नोटिस किया। इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है वहां पर। हाँ, आपकी आम आदमी पार्टी भी है, तो ये तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि एक छिटके हुए विपक्ष के चलते कहीं बीजेपी अपने आप को कंसोलिडेट कर ले। अत्री जी, आपकी कैलकुलेशन। संकेत जी, मैंने परसों एक टर्म क्वाइन की थी आपके शो में, और आज भी एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन मुझे कहना पड़ेगा, उत्तराखंड के अंदर जो दोनों मेन पार्टियां हैं ट्रेडिशनली, कांग्रेस और बीजेपी, बीएसपी छिटपुट कर लेगी, छोटा मोटा आप कर लेगी, मैं नहीं कहता, लेकिन मेन फोर्सेस कांग्रेस और बीजेपी है। और मेरा ये मानना है आज के फैसले के बाद, मतलब माफ कीजिएगा, दोनों की दोनों मुख्य धारा की पार्टी आत्मघाती प्रवृत्ति के साथ चुनाव में उतर रही है। बीजेपी ने अपना आत्मघात खुद कर लिया है, कांग्रेस नेशनल लेवल पे आत्मघाती मोड में है। तो उत्तराखंड के अंदर जो पार्टी बेहतर चुनाव मैनेजमेंट कर जाएगी, जो पार्टी चीजों को ठीक पर्सपेक्टिव में रख पाएगी और ठीक को ठीक और गलत को गलत कहने की स्थिति में होगी, मुझे लगता है वही। अभी चुनाव क्लियर नहीं है, बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव खेला है। आमतौर पर जैसा विनोद जी ने कहा, आखिरी क्षण पे बदला हुआ मुख्यमंत्री कभी किसी को भी आज तक सत्ता नहीं दिला पाया। और उत्तराखंड का तो इतिहास रहा है, जब पहले निशंक को बदल के बीसी खंडूरी जैसे अफसर को लेके आए थे और उसके बाद भी इनको मुंह की खानी पड़ी थी। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों के हालात को देखते हुए, गुटबाजी दोनों में होगी, सारी चीजें हो गई, सिचुएशन बैलेंस्ड है और चुनाव मैनेजमेंट पे बहुत कुछ असर करेगा, ऐसा मेरा मानना है। अत्रे जी और अग्निहोत्री जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। रोचक स्थिति है। अब सुनने में आ रहा है 9:30 बजे तीरथ सिंह रावत जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें बताएंगे वो परिस्थिति जिसमें शायद उनको इस्तीफा देना पड़ा। कल विधायक दल की बैठक है उत्तराखंड में, पर्यवेक्षक के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर वहां जाएंगे और विधायक दल का नेता चुना जाएगा और अगला मुख्यमंत्री चुना जाएगा। इसका राजनीति पे और नतीजे पे क्या असर होगा, ये हम 6 महीने में देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तीरथ सिंह रावत अपने बयानों की वजह से भी विवादों में रहे हैं। उनका पुराना रिप्ड जीन्स वाला बयान आपको सुना देते हैं, क्योंकि बहुत 4 ही महीने में उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें की कि वो एक विवादास्पद टाइप के आदमी बन गए। आइए सुनते हैं वो रिप्ड जीन्स वाली बात उन्होंने क्या कही थी। मैं एक दिन राजस्थान से जयपुर से आ रहा था, लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैं कहा, बहन जी कहां जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो?